गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम भारत के संदर्भ में नियोजन व सतत पोषणीय विकास के चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में 2 वीडियो पहले बनाई जा चुकी हैं, जिसमें हम नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में नियोजन को अपना करके किस तरह से विकास कार्य किया गया, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस तरह चलाई गई, जनजातीय विकास कार्यक्रमों में किस तरह काम किया गया, वह सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कौन से कार्य किए गए, उन सब के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास, सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। ऐसा विकास जो लगातार जो है वो चलता रहे, जो रुके ना। इसके अलावा पोषणीय का मतलब होता है जिसमें हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब विकास कार्य करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा संसाधनों की बर्बादी जो है वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह का विकास जो है उसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास की जो ये अवधारणा थी, ये 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। उसके अंदर ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे हरलेम ब्रंटलैंड, उनके नाम पर इसका नाम ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है वो कहा गया, ठीक है। ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री के नाम पर इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है वो कहा गया, ठीक है। यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट छोटा क्वेश्चन बनता है, कई बार आता है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है वो कौन सी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, तो इसको याद रखें कि अवर कॉमन फ्यूचर में, ठीक है। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों को बचा करके रखें। मतलब संसाधनों को बर्बाद नहीं करना है, हमें भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हमें संसाधनों को बचा करके रखना है, ताकि वो भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके और विकास जो है वो लगातार चलता रहे। विकास जो है वो रुके नहीं। मैंने बताया ना, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है। तो इसमें हम भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी हमें संसाधन बचा कर के रखने हैं ताकि वो भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ज़रूर याद करें। इसके अलावा सतत पोषण विकास से संबंधित 2 पुस्तकें हैं। द लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? मीडोज ने लिखी थी 1972 में। तो इसको भी याद करें, द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मीडोज ने लिखी थी। इसके अलावा द पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक है वो एहरलिच ने लिखी थी, 1968 में उसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो ये 2 बुक है, दोनों बुकों के बारे में याद करना ज़रूरी है। अब सतत पोषणीय विकास के तहत किन किन बातों का ध्यान रखा गया उसके बारे में, ठीक है। एक तो मानव व जीवन के अन्य सभी रूपों को जीवित रखना है। मतलब जितने भी जीवन के रूप पाए जाते हैं, जैसे पशु पक्षी हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, मतलब उन सभी को हमें जीवित रखना है। किसी भी उसका जो है वो हमें ख़त्म नहीं होने देना है। जैसे कुछ पशु व जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियां जो हैं वो संकट में हैं और वो समाप्त होने लग रही हैं। तो सतत पोषण विकास के तहत हमें जीवन के सभी रूपों को जीवित रखना है। पशु और पक्षियों की प्रजातियों को हमें ख़त्म नहीं होने देना है, ठीक है। इसके अलावा सभी जीवों, खासकर मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरा करना है, ठीक है। जीवों की या फिर खास तौर पर मनुष्य की जो आधारभूत मतलब जो बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरा करना है। इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण भी हमें करना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। मनुष्य की क्षमता का विकास करना है, ठीक है, ताकि वो आगे विकास कार्य जो है उसको जारी
रख सकें। ठीक है, विकास की निरंतरता, विकास जो है वो लगातार होते रहना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि को रोकना है, मतलब जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़नी नहीं चाहिए, वरना संसाधन जो है वो ही कम पड़ जाएंगे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। ठीक है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि को हमें रोकना है। इसके अलावा जीवन मूल्यों का पालन करना है, जो भी हमारे जीवन मूल्य होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, उनका हमें पालन करना है। तो सतत पोषण विकास के प्रमुख तत्व हैं, इन सभी बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है कि सभी प्रजातियों को, सभी रूपों को जीवित रखें। ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी हों, पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, विकास भी लगातार चलता रहे। ठीक है, और जनसंख्या जो है वो भी कंट्रोल में रहे, ज़्यादा जनसंख्या जो है वो ना बढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में अभी हम, ये दूसरा टॉपिक है हमारा। तो इंदिरा गांधी नहर जो है उसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले क्या था? राजस्थान नहर जो है वो था। यह नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है, मतलब ये काफ़ी बड़ी नहर है, जो भी बड़े नहर है भारत की उन सभी के अंदर शामिल है। ठीक है, यह नहर जो है सतलुज व व्यास नदी के संगम से निकाली गई है। वहाँ पर हरीके बांध बना करके इस नहर को निकाला गया है। ठीक है, यह नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलुज व व्यास नदी के संगम से निकाली गई है। और इस नहर के द्वारा राजस्थान के थार मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया है। वे क्षेत्र जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जहाँ पर कृषि कार्य जो है बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर इस नहर के द्वारा पानी पहुंचाया गया है। ठीक है, इस नहर की लंबाई कितनी है? 9060 किलोमीटर है। ठीक है, इस नहर की लंबाई 9060 किलोमीटर है और ये वहाँ पर 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, एक बहुत बड़ा नदी तंत्र है, इसके द्वारा मरुस्थल के अंदर जो है वो पानी पहुँचाया गया है, ताकि मरुस्थल के अंदर भी, वहाँ पर भी कृषि कार्य जो है वो किए जा सके। ठीक है, 9060 किलोमीटर की लंबाई है और 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, इस नहर के बनने से वहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ है कि वहाँ की जो बंजर ज़मीन है वो भी हरी भरी हो गई है अब वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर कभी घास का तिनका भी नहीं उगता था, वहाँ पर अब फसल लहला रही है। ठीक है, इस नहर के आने से वहाँ पर कृषि जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर अब घास, पहले वहाँ घास भी नहीं उगती थी और अब वहाँ पर फसल जो है वो उगाई जा रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ समस्या भी उत्पन्न हुई है। वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई करने से जल भराव और मृदा लवणता की समस्या जो है वो भी खड़ी हो गई है। ठीक है, मृदा लवणता, इसके अलावा अधिक सिंचाई देने से जल भराव की समस्या जो है वो भी उत्पन्न हो गई है। ठीक है, लेकिन नहरी सिंचाई के आने से इस प्रदेश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल गई है। ठीक है, पहले यहाँ पर कुछ पारंपरिक फसलें उगाई जाती थी, चना, बाजरा, ग्वार, जिनमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर इन फसलों का स्थान किसने ले लिया है? गेहूँ, कपास, मूंगफली व चावल ने ले लिया है। चावल के अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कपास में भी। तो अब वहाँ पर अधिक पानी वाली फसलें जो हैं वो भी उगाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के आने से राजस्थान राज्य को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पहले वहाँ पर मरुस्थल था, रेत के टीले थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कृषि कार्य जो है बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि एक तो वहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, इसके कारण वहाँ पर पानी के अन्य स्रोत जो हैं वो भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आने से वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। अब वहाँ पर कृषि कार्य जो है वो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अब वहाँ पर फसलें जो हैं वो लहला रही हैं, लेकिन अधिक सिंचाई करने से वहाँ पर मृदा लवणता की और जल भराव की समस्या जो है वो भी उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।